नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। चक्रवाती तूफान है उसका नजर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मुंबई में सुबह से ही जो है मूसलाधार जो बारिश है वो शुरू है। मुंबई के निचले इलाकों के अंदर पानी भर चुका है और समुद्र की लहरें की बात करें तो तकरीबन 4 से 5 मीटर जो लहरें हैं वो तक उठती हुई नजर आ रही है। और जो वैक्सीनेशन का जो दौर चल रहा था मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में कहीं ना कहीं बीएमसी ने आज जो है वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा था उसे कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है। और लगातार जो बारिश का असर है सुबह से ही मुंबई के अंदर बारिश जो है वो लगातार जारी है। और हवाओं की बात करें तो 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही है। और तूफान का असर कहीं ना कहीं गुजरात की तरफ जा रहा है। मुंबई से 170 किलोमीटर दूरी पे ये तूफान का असर बताया जा रहा है। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन तौकते महाराष्ट्र में दस्तक देते हुए गुजरात की तरफ बढ़ गया। तूफान की आहट के साथ ही गुजरात के तटीय इलाकों में आज और कल भारी बारिश की आशंका है। वहीं महाराष्ट्र में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। देश के दक्षिण पश्चिमी राज्यों में चक्रवाती तूफान तौकते का साया मंडरा रहा है। इस साइक्लोन का महाराष्ट्र में भी जबरदस्त असर देखने को मिला। चक्रवाती तूफान के अलर्ट के बीच बीएमसी ने मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से लोगों को घरों में रहने की महाराष्ट्र मुंबई पर एक और भारी आफत आन पड़ी। दरअसल अरब सागर से शुरू हुए चक्रवात ताउक्ते ने मुंबई के तटीय इलाकों में जमकर तबाही मचाई। इस दौरान भारी बारिश हुई, कई इलाकों में जलभराव हुआ। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी बातचीत की। वहीं एहतियातन गुजरात के तटीय इलाकों को भी खाली करा लिया गया। वहीं इससे पहले रविवार को चक्रवात ताउक्ते ने गोवा, केरल और कर्नाटक में भी जमकर तबाही मचाई थी। कर्नाटक में 4 लोगों की मौत हुई थी तो वहीं केरल में 2 लोगों की ताउक्ते के चलते जान चली गई थी। चक्रवात तौकते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की है। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की थी। आपको बता दें कि चक्रवात तौकते से प्रभावित होने वाले सभी जिलों में एनडीआरएफ की 100 से ज्यादा टीमें तैनात की गई। एनडीआरएफ की 40 टीमें सिर्फ गुजरात में तैनात की गई, जो इस साइक्लोन में सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। वहीं मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में लगातार तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार यह क्रम अगले कुछ दिनों तक चलता रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होती रहेगी। तूफान तौकते देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में लगातार कहर बरपा रहा है। इसी को लेकर आज राजधानी दिल्ली में कई हाई प्रोफाइल बैठकें हुई, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा के मुख्यमंत्रियों और दमन और दीव के उपराज्यपाल के साथ फोन पर बात की है। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के साथ चक्रवात से निपटने की सैन्य तैयारियों का जायजा लिया है। इन बैठकों की खास बात यह है कि जहां प्रधानमंत्री ने तमाम चक्रवात प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र की ओर से हर मदद देने का भरोसा दिया है, वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री ने तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों और सीडीएस को ये साफ निर्देश दिए हैं कि चक्रवात प्रभावित राज्यों के स्थानीय प्रशासन को हर स्तर पर मदद करने के लिए सशस्त्र सेनाएं हमेशा तैयार और तत्पर रहें। वहीं दूसरी तरफ अगर हम तीनों सेनाओं के स्तर पर देखें तो नौसेना के स्तर पर अपनी कवायद को शुरू कर दिया गया है। वायुसेना के विमान लगातार एनडीआरएफ के दस्ते को, उनके साजो सामान को चक्रवात प्रभावित राज्यों में मदद पहुंचाने के लिए उड़ान भर रहे हैं। वहीं सेना के कॉलम्स का मूवमेंट भी शुरू हो गया है, जो कि चक्रवात प्रभावित राज्यों में राहत अभियान में जुटने के लिए तैयार नजर आ रहा है। चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की है। इसे लेकर सेना और वायुसेना अलर्ट मोड पर हैं। तूफान की संभावना को देखते हुए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से सतर्क है। वायुसेना ने 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकॉप्टर को उड़ान के लिए तैयार रहने को निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में अफसरों के साथ बैठक की और कहा कि राज्य सरकारें और दिल्ली का पूरा तंत्र तूफान से निपटने के लिए तैयार है। चक्रवात पर तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी समीक्षा बैठक की।
तो तूफान से निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार अपना प्रयास कर रही हैं और पूरी तैयारी इन राज्य सरकारों की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। हालांकि तूफान ने किस तरह से तबाही मचाई है उसका मंजर भी हमने आपको इससे पहले दिखाया और अब तक 8 जानें इस तूफान की वजह से जा चुकी हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक कई हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इसे लेकर की गई हैं और जो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इस चक्रवाती तूफान से, उनके मुख्यमंत्रियों से भी उन्होंने बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा केंद्र की ओर से दिया गया है। सेना, वायुसेना भी अलर्ट मोड पर हैं। सेना और वायुसेना को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो भी हर स्थिति से निपटने के लिए, हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे और यही वजह है कि सेना और वायुसेना अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने भी जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एक बड़ी बैठक की है और इस बड़ी बैठक के जरिए कोशिश यह है कि इस चक्रवाती तूफान से निपटा जाए और बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, इसको लेकर भी एहतियाती कदम उठाए जाएं। भगवान केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि वो घर रहकर ही भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि आपको बता दें, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी 14 और 15 मई को खोल दिए गए हैं। अब फिलहाल बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को सुबह 4:15 पर खोले जाएंगे। तो भगवान केदारनाथ धाम के कपाट सोमवार सुबह 5 बजे खुल गए। हालांकि कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। भक्तों को सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन करने की अनुमति होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं को अपने घर में रहकर ही पूजा अर्चना करने की अपील की है। इससे पहले केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली शनिवार शाम को ही पहुंच गई थी। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई और गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई को खुल चुके हैं। चारों धाम में बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को तड़के 4:15 पर खुलेंगे। भगवान केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। आज सुबह 5 बजे ये कपाट खुले और मंदिर को 11 कुंटल फूलों से इस दौरान सजाया गया। खिलाफ भारत की जंग लगातार जारी है। इस खतरनाक वायरस से निपटने के लिए हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और सेना लगातार जुटी हुई है। तो वहीं डीआरडीओ की तरफ से आज एक और दवाई को लॉन्च कर दिया गया है। जी हां, इस वायरस से निपटने के लिए हमें एक और दवाई मिल चुकी है। डीआरडीओ ने अपनी दवाई 2DG को लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की मौजूदगी में डीआरडीओ ने अपनी इस दवाई को लॉन्च किया है और सरकार को 10,000 खेप इस दवा की सौंप दी गई है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दवाई को भी सिर्फ इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि यह दवाई कोरोना से निपटने में कारगर है और मरीजों को जल्द ही इससे ठीक किया जा रहा है। तो डीआरडीओ की दवा, कोविड रोधी दवा जिसको कहा जा रहा है 2-डिओक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। डीसीजीआई ने डीआरडीओ की कोविड रोधी दवा 2DG को हाल ही में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। डीआरडीओ ने इस दवा को डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ मिलकर तैयार किया है। डीआरडीओ के डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि किसी भी टिश्यू या फिर वायरस के ग्रोथ के लिए ग्लूकोज का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर उसे ग्लूकोज नहीं मिलता तो उसके मरने की उम्मीद बढ़ जाती है और इसी को हमने मिमिक करके ऐसा किया कि ग्लूकोज का एनालॉग बनाया। वायरस इसे ग्लूकोज समझकर खाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं है, इस वजह से वायरस की मौत हो जाएगी। यही इस दवाई का बेसिक प्रिंसिपल है। आई है। दरअसल देश में जो कोरोना के आंकड़े लगातार 4 लाख के ऊपर जा रहे थे, वो 16 मई को 3 लाख के नीचे दर्ज किए गए। इस बीच दुख की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 4000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन इधर कोरोना आंकड़ों में कमी की वजह टेस्टिंग को भी बताया जा रहा है। दरअसल 16 मई को बीते दिन के मुकाबले 3 लाख टेस्ट कम किए गए।
वही वैक्सीनेशन पर नजर डालें तो देश भर में अब तक 18 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है और वैज्ञानिक तीसरी लहर के आने की चेतावनी भी लगातार दे रहे हैं। इस बीच देश में राहत भरी खबर भी सामने आई है। दरअसल देश भर में बीते कई दिनों से कोरोना के आंकड़े जो 4 लाख के पार आ रहे थे, वो 16 मई को 3 लाख से नीचे यानी कि 2,81,000 दर्ज किए गए। हालांकि कोरोना के मामलों में कमी आने की वजह रविवार को सामान्य के मुकाबले हुई कम टेस्टिंग भी है। रविवार के दिन 15,73,000 कोरोना के टेस्ट हुए, यानी ये 15 मई को हुई टेस्टिंग से कम है। आपको बता दें कि 15 मई को 18 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए थे। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अच्छी खबर ये है कि प्रदेश में आज से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है। प्रदेश में 213 केंद्र बनाए गए हैं और पहले दिन 2000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगाने के लिए युवाओं में भारी जोश दिखाई दिया। ये भी बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रदेश में 1,07,000 से ज़्यादा डोज पहुँचाई गई है और इस वैक्सीनेशन के लिए 5 चरणों में जो केंद्र हैं वहाँ पर वैक्सीन लगवाई जाएगी लोगों को। तो हिमाचल में 213 केंद्रों में सोमवार सुबह 10 बजे से लेकर 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। 17 मई के टीकाकरण के लिए खुले पंजीकरण के बाद स्लॉट बुक करने के लिए 15 मई का दिन निर्धारित था, लेकिन स्लॉट खुलने के 10 मिनट में ही बुकिंग पूरी होने के बाद स्लॉट बंद हो गया। लोगों में स्लॉट बुक करने के लिए मारामारी मची थी। ऐसे में पहले दिन 21,090 लोगों को टीका लगेगा। सभी जिले अपने अपने टाइम से पोर्टल खोल रहे हैं, जिसमें एक स्लॉट में 100 की बुकिंग होने के बाद ये बंद हो रहा है। वहीं वैक्सीनेशन तिथि से 2 दिन पहले ही पोर्टल खोला जाएगा। इस महीने निर्धारित 5 दिन 17, 20, 24, 27 और 31 मई को कुल 1,170 केंद्रों पर लोगों को टीका लगाया जाएगा। हिमाचल में जहां पर आज टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है, वहीं पर बिलासपुर में भी आज 18 से 44 वर्ष के युवा वर्गों का यहां पर टीकाकरण आज किया गया है। देखने में आया है कि बिलासपुर में भी युवाओं के द्वारा आज चढ़ बढ़कर भाग लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार आज युवाओं को यहाँ पर टीकाकरण किया गया। लगभग 90 युवाओं को यहाँ पर आज टीकाकरण किया गया है। युवाओं का कहना है कि टीकाकरण लगाकर उन्हें कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं कि जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है वो पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहाँ पर टीकाकरण के लिए सही तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई थी और यहीं पर युवाओं के द्वारा आज बढ़ चढ़कर। बिलासपुर जिले में भी 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। सरकार की पूरी कोशिश है कि युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाए। के मेट्रो हार्ट मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में कोविड अस्पताल शुरू कर दिया गया है और इसकी शुरुआत खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन बटन दबाकर की है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा तिरका और विधायक नीरज शर्मा सहित कई बड़े राजनेता भी मौजूद रहे। बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में जिस तरह से बेड्स की कमी हो रही थी वो अब कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नज़र आएगी और जो बेड्स फरीदाबाद में मरीजों को नहीं मिल रहे थे वो अब मरीजों को बेड्स मिलेंगे और इस अस्पताल बन जाने से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ज़रूर सुचारू रूप से चलेंगी। फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल की ओर से बनाए गए 100 बेड के कोविड अस्पताल का सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा तिरखा और विधायक नीरज शर्मा मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने डॉक्टर नीरज जैन और डॉक्टर मनजिंदर की ओर से बनाए गए इस अस्पताल के बारे में जानकारी भी ली। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने दावा किया है कि सरकार और प्रशासन के प्रबंधन के चलते सिरसा में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। ये दावा उन्होंने संक्रमण से ठीक हुए लोगों का आंकड़ा जारी करते हुए किया। साथ ही रणजीत सिंह ने गांव में 15,000 कोरोना दवा से संबंधित मेडिकल किट भेजने की बात भी कही। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने आरएमपी चिकित्सकों की मीटिंग ली है। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सरकार और प्रशासन के बेहतर प्रबंधन की वजह से लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं और स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है।
रणजीत चौटाला ने बताया है कि अब तक जिले के गांव में 15,000 कोरोना दवा से संबंधित मेडिकल किट बांटी जा चुकी हैं और 9,000 किट तैयार की जा रही हैं। जिले के हर गांव में करीब 100 मेडिकल किट बांटे जाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और धीरे धीरे स्थिति काबू में आती जा रही है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिम्मत से कोरोना से लड़ने की जरूरत है और तभी कोरोना को हराया जा सकता है। चंडीगढ़ पीजीआई द्वारा 23 सैंपल को दिल्ली के एनसीडीसी लैब में भेजा गया, जहां पर 5 सैंपल में नया म्यूटेंट वेरिएंट पाया गया है और इस वेरिएंट पर चंडीगढ़ पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम ने भी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि पिछले साल भारत में इसका पहला मामला मिला था और अब 40 देशों में ये जो वेरिएंट है वो फैल चुका है और ये काफ़ी घातक है और इस पर जो वैक्सीन है वो भी असरदार नहीं। चंडीगढ़ पीजीआई की ओर से भेजे गए कोविड के 23 सैंपल में से 5 सैंपल्स में म्यूटेशन L452R और E484Q वाले डबल म्यूटेंट B1617 वेरिएंट की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। ये सैंपल्स पीजीआई की ओर से दिल्ली की एनसीडीसी लैब में भेजे गए थे। पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस वेरिएंट का पहला मरीज भारत में पिछले साल मिला था और अब तक ये वेरिएंट 40 देशों में फैल चुका है। WHO ने भी इस वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है। ये दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी के साथ फैलता है। इतना नहीं, वैक्सीन भी इस तरह के वेरिएंट को खत्म करने में दूसरे वेरिएंट के मुकाबले कम असरकारक है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर B1617 वेरिएंट भी जिम्मेदार माना गया। कोरोना महामारी के बीच हरियाणा के कई शहरों में हवन यज्ञ किया जा रहा है। ऐसे में समालखा के कवीना गांव में भी हवन यज्ञ किया गया। हवन यज्ञ का मतलब है वातावरण को शुद्ध करना। हरियाणा में कोरोना शहरों से अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख कर रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन तमाम तरह की तैयारियों में जुटा है और ग्रामीण अपने स्तर पर हवन यज्ञ जैसे उपाय कर रहे हैं। समालखा में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गांव में हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। सोमवार को गांव किवाना की सभी गलियों में कोरोना महामारी से बचने के लिए हवन यज्ञ किया गया। दरअसल ग्रामीणों का मानना है कि हवन यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, जिससे कोरोना महामारी का असर कम हो जाता है। लॉकडाउन में लगातार अवैध शराब का काला बाजार सक्रिय है और इसी के चलते सोनीपत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि हिमाचल और चंडीगढ़ से शराब की पेटियां लाकर सोनीपत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में जो है सप्लाई की जानी थी। लेकिन पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो 460 पेटी जो है पुलिस ने एक ट्रक से बरामद की हैं और मौके पर जो है ट्रक चालक जो है अभी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस जल्दी ही गिरफ्तारी कर लेगी, लेकिन इन पेटियों पर जो है हिमाचल प्रदेश का मार्का जो है वो लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस को 460 शराब की पेटियां जो है ट्रक समेत बरामद कर ली गई है। पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। सोनीपत में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने अवैध शराब का भंडाफोड़ किया है, जिसके तहत पुलिस ने अंग्रेजी शराब की 460 पेटियों से भरा ट्रक बरामद किया। पुलिस ने NH44 हाईवे पर अवैध शराब की पेटियों से भरे ट्रक को पकड़ा है। आपको बता दें कि शराब की पेटियों पर डिस्टिलरी और सिरमौर हिमाचल प्रदेश का मार्का लगा है। अवैध शराब का यह जखीरा हिमाचल चंडीगढ़ से लाकर अरुणाचल प्रदेश में सप्लाई किया जाना था। सोनीपत पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही मुख्य आरोपियों तक पहुंचने का दावा भी कर रही है। तो अवैध शराब का यह बड़ा जखीरा पुलिस ने पकड़ा है, इसको जब्त किया है। पुलिस ने अवैध शराब का भंडाफोड़ किया है कोरोना काल में। इससे पहले भी ऐसी खबरें लगातार सामने आती रही हैं और यह भी कहा गया कि नशा तस्करी जमकर हुई, लेकिन इस बार हरियाणा पुलिस बेहद सतर्क है और यही वजह है कि इतना बड़ा अवैध शराब का यह जखीरा बरामद हुआ। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी के साथ अगर बात करें तो हरियाणा में भी काफ़ी मामले बढ़े हैं और पिछले दिनों जो शहरों में मामले थे, शहरों के बाद गांव में भी कोरोना ने काफ़ी दस्तक दिया था और इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे वो टाइफाइड हो चाहे दूसरे ऐसे तमाम बीमारियां थी जिसको लेकर महामारी को लेकर लोग परेशान थे। इसी के साथ एक नई जो ब्लैक फंगस बीमारी आई है जिससे भी लोग काफ़ी परेशान हैं और उसके साथ अगर बात की जाए तो करनाल में ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आ गए हैं।
इसी के साथ एक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एक जो करनाल के पार्षद हैं, पहले उन्हें कोरोना हुआ, करनाल में एडमिट थे, उसी के बाद उनको चंडीगढ़ में रेफर किया गया था। चंडीगढ़ में उनकी ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो चुकी है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस अब लोगों को अपना शिकार बना रहा है। करनाल में ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों का इलाज कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में चल रहा है। दरअसल दोनों मरीजों को कोरोना हुआ था और उन्हें शुगर भी था। ऐसे में ब्लैक फंगस की बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। दोनों का करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों की तबीयत ठीक है। ब्लैक फंगस अधिकतर उन लोगों को हो रहा है जिन्हें पहले ही कोरोना हुआ, वो काफी बीमार हुए और उनका शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ था। उन्हें इलाज के दौरान स्टेरॉइड भी दिए गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल एक ट्वीट कर उन 25 देशों का शुक्रिया अदा किया था जिन 25 देशों ने इजराइल का साथ दिया है। लेकिन इस ट्वीट के बाद देश भर के अंदर कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मैसेजेस और पोस्ट वायरल हो रही थी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि इजराइल ने भारत का न जिक्र नहीं किया है अपने इस ट्विटर के जरिए, जिसके बाद क्योंकि तमाम बीजेपी नेताओं ने भी ये कहा था कि वो इजराइल के साथ है और हैशटैग आई स्टैंड विद इजराइल चला रहे थे। लेकिन इस बीच सबसे दिलचस्प वाकया ये हुआ कि इजराइल ने जिन 25 देशों का नाम ट्विटर के जरिए लिया था, ट्विटर के जरिए कहा था कि ये 25 देश इजराइल के साथ है, उनमें एक देश ने अपना नाम वापस लिया है और ट्वीट करके इजराइल से ये साफ तौर पर कहा है कि वो इस तरह जो बेकसूर हैं, उनकी मौत हो रही है, उसको लेकर वो इजराइल के सपोर्ट में नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल का समर्थन करने वाले देशों का शुक्रिया अदा किया। उनमें 25 देश ऐसे थे जिसका जिक्र किया गया। इन 25 देशों में भारत का नाम शामिल नहीं था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर सत्ताधारी बीजेपी नेताओं पर तंज कसा जा रहा था, क्योंकि कई बीजेपी नेताओं ने इजराइल का खुला समर्थन किया और उसके समर्थन में पोस्ट भी ली थी। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने आपको बता दें कि जिन देशों का शुक्रिया अदा किया है उनमें से एक ने इजराइल को समर्थन देने की बात से इनकार कर दिया है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना के प्रेसिडेंशियल काउंसिल के एक सदस्य ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ट्वीट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उनका देश निर्दोष नागरिकों की जानें लेने का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। तो जनता रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।